हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर ग्रेविटेशन। हम सब ने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि बेटा कोई भी चीज़ अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ फॉल करते हुए जाती है। अगर हम लोग रेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो हमेशा अर्थ की तरफ ही जाती है, अर्थ के अगेंस्ट ऊपर की तरफ कभी नहीं जा रही है ना। हमारे आसपास में बेटा एटमॉस्फेयर है जो कि कहीं नहीं जाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ को सराउंड करके रखता है, हमेशा कहीं और नहीं जा रहा है, अर्थ उसको खींच करके रखता है अपनी तरफ, है ना बेटा। हम लोग जो है ग्राउंड के ऊपर सीधा खड़े हो सकते हैं, फर्मली खड़े हो सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है बेटा? ये एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। है हमने इनसे ग्रेविटेशन से पहले 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके अंदर बेटा हमने एक चीज़ तो ये कंफर्म कर ली कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा, तो उसको एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, जिसका नाम है फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। बेटा अगर ये मार्कर को हम ऐसे ड्रॉप कर दें नीचे की तरफ तो ये मोशन में आ जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ से ड्रॉप कर दूँ तो ये मोशन में आके नीचे की तरफ गिर जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ये ड्रॉप कर रहा है, मोशन में आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। इसी फोर्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। बेटा ग्रेविटेशन क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके जरिए से, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ क्या है बेटा? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके जरिए से अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। और अपनी तरफ किधर खींचेगा बेटा? अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। और कौन से फोर्स से खींचेगा? उसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। हम लोग डेफिनेशन को पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ द फिनोमिना बाय विच अर्थ पुल्स और अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। बेटा जितने भी नेचुरल फिनोमिना आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो सब किसके, वो उन सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है। बेटा हम लोग यहाँ पे जो है ना एक चीज़ पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस तरीके से बेटा इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ। ये ना एक ऐसा लॉ होगा, एक ऐसा कानून होगा जो पूरे यूनिवर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, पूरे यूनिवर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर हम किसी और प्लैनेट की बात करें अर्थ के अलावा, तो वहाँ पे भी इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये लॉ वैलिड होगा। जैसे मार्स पे, यूरेनस पे, वीनस पे, किसी भी हम लोग प्लैनेट पे चले जाएं तो ये लॉ जो है ना वैलिड होता है। बेटा ये किसने दिया था हमको? ये न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने दिया था। ये क्या कहता है कि बेटा दुनिया के अंदर या यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्सल लॉ है, तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि वो ज़मीन के हो सकते हैं, हवा के हो सकते हैं, आसमान के हो सकते हैं, स्पेस के हो सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा हम लोग। इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts each other with a force। ये कह रहा है कि मेरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और वो भी किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। बेटा दूसरी बात, ये जो न्यूटन ने हमको बताया कि ये जो फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये फोर्स ना बेटा किसी चीज़ पे डिपेंड करता है ना। तो हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं बेटा। सपोज करिए हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये m2 क्या कर रहा होगा? m1 को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये m1 क्या कर रहा होगा? m2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगा रहे होंगे। तो न्यूटन ने क्या बोला बेटा? ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इन दोनों के बीच में बेटा डिफरेंट डिस्टेंस भी है, जो कि मैं r ले रहा हूँ, डिस्टेंस है ना। न्यूटन ने बोला कि बेटा जो फोर्स है ना, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला फोर्स जो है ना डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा? दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर। दोनों का मास कितना है बेटा? एक का मास है m1 और दूसरे का मास क्या है? m2। तो दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा बेटा न्यूटन ने हमको बताया कि ये जो फोर्स है ना, इसके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये नॉर्मल डिपेंडेंसी नहीं है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस के
स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। बोलने का मतलब ये है बेटा, ध्यान से देखेंगे, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास हम लोग ना बढ़ाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बढ़ता चला जाएगा तो दोनों के बीच का मास, दोनों के बीच का फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कि दोनों ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, है ना। ये मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास आप जितना बढ़ाएंगे फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने मास घटा दिया, मास कम कर दिया, 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम, जो भी आपने मास कम कर दिया, तो फोर्स भी अपने आप ऑटोमेटिकली घटता चला जाएगा। दूसरी बात बेटा, फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली डिपेंड करता है, यानी कि 1 के अपॉन में लिखेंगे हम लोग, डिवीजन में लिखेंगे। और डिस्टेंस भी कैसा डिपेंड करता है बेटा? नॉर्मली नहीं, स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिस्टेंस का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होगा अगर हम इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, ये डिस्टेंस अगर हमने बढ़ा दिया बेटा, ये फोर्स ना ऑटोमेटिकली घट जाएगा। जितना दूरी पे डिस्टेंस, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट्स चले जाएंगे, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट्स चले जाएंगे, तो दोनों के बीच का फोर्स ना घट जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो, लेकिन अब ज्यादा ताकत से एक दूसरे को खींच नहीं पाएंगे। इसी की जगह पे अगर मैं उल्टा कर दूं बेटा, दोनों के डिस्टेंस को मैं कम कर देता हूं, दोनों के डिस्टेंस को मैं कम कर देता हूं, तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि मैं ऑब्जेक्ट्स को जितना करीब लेकर के आऊंगा, इन दोनों के एक दूसरे को खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी, खींचने की ताकत बढ़ जाएगी। हमको ये बताता है बेटा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग जो है ना सिंपल एक फॉर्मूला में उतार लेंगे। ये फोर्स को मैं जो है ना F बोल देता हूं, और दूसरा यहाँ पे हम इन दोनों डिपेंडेंसीज को ना, दोनों फैक्टर्स को हम लोग साथ में लिख देंगे। तो ये m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 अपॉन में r²। बोलने का मतलब ये है कि फोर्स जो है ना दोनों प्रोडक्ट के मासेस पे भी डिपेंड करेगा, और फोर्स जो है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बेटा हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, यहाँ से फॉर्मूले के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रखना नहीं है, इसको हटाना होता है। तो जब भी हटता है बेटा, एक इक्वल टू का साइन आता है, और दूसरा यहाँ पे ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू भी आती है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, कोई एक नंबर हो सकता है, कांस्टेंट होता है। ये पूरे यूनिवर्स में उस वैल्यू, वो जो वैल्यू होगी ना, वो कांस्टेंट रहेगी, कभी बदलेगी नहीं। तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाया और कैपिटल G लगा दिया। ये हमने इस नंबर को बेटा कोई भी अल्फाबेट के नंबर, अल्फाबेट के ऊपर हम लोग कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल अल्फाबेट कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको G डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग m1 m2 अपॉन में r² कर देंगे। बेटा ये फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेटा 2-3 क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट बात ये है कि बेटा ये जो G होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। नेक्स्ट बात ये है बेटा कि जो m1 m2 है ना, ये क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स का मासेस हैं। यहाँ पे डिनोशंस लिख देता हूं मैं। m1 और m2 क्या है बेटा? मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं बेटा। r क्या चीज़ है यहाँ पे? r क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये बात आपको याद रखनी है। बेटा यहाँ पे ना एक केस हम लोग पढ़ेंगे, केस नंबर 1 मैं लिख लेता हूँ। आप इस फॉर्मूले को ना ध्यान से देखेंगे। केस नंबर 1 में ये कह रहा है कि बेटा अगर हम लोग ना दोनों के बीच का डिस्टेंस ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग डबल कर देते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर देते हैं। ये डिस्टेंस है बेटा r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं डबल कर दूं, देखिए मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ये m1 है और ये m2 है। ये पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था बेटा? स्मॉल r। इस बार मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कर देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ r। डिस्टेंस क्या कर दिया मैंने? 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया। तो जो फोर्स निकल के आएगी बेटा, वो फोर्स ना बदल जाएगी। अब मैं उसका नाम लिख देता हूँ F न्यू। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोग नया फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे। कैपिटल G तो ऐसी रहेगा बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा m1 m2 भी एज इट इज रहेंगे, क्योंकि हमने मासेस को तो बदला नहीं। लेकिन नीचे क्या होता है फॉर्मूले में? डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है बेटा? 2r है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करता हूँ। G m1 m2 अपॉन में ये आ जाएगा बेटा 4r²। 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और r का भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैं 4 को पहले ले लेता हूँ डिवीजन में, m1 m2 अपॉन में r² लिख देता हूँ। बेटा ये वैल्यू
हमने अभी थोड़ी देर पहले जो ओरिजिनल फोर्स है ना, दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना r डिस्टेंस पे रखे हुए थे, तो फोर्स कितना निकल करके आया था, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो ये जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर की वैल्यू किस पे कैसी दिख रही है बेटा हमको, ये पुराना वाला जो ओरिजिनल फोर्स है ना वैसी दिख रही है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे F न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 और जी m1 m2 की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, ये पुराना वाला फोर्स। ये करने का मकसद ये है, जरा ध्यान से देखेंगे, बोलना ये चाह रहा है, ये हमारा जो केस नंबर 1 है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग 2 टाइम्स बढ़ाएंगे ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस अगर हम लोग 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो जो नया फोर्स निकल करके आएगा वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा बेटा। 4 टाइम्स क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, 4 टाइम्स ना ये डिवाइड में चला गया। तो जब हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो जो फोर्स होगा बेटा वो घट जाएगा। और कितना घट जाएगा, जितना आपने डिस्टेंस बढ़ाया है, अगर 2 डिस्टेंस बढ़ाया, 2 टाइम्स बढ़ाया तो आपका फोर्स ना 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पे बेटा स्क्वायर लगाया हुआ था। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे डिस्टेंस को ना 3 टाइम्स बढ़ाया होता तो फोर्स ना कितना टाइम्स नीचे गिरता, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे बेटा 9 आ जाता, 9 टाइम्स फोर्स ना डिक्रीज हो जाती। बेटा यहाँ पे ना मैं एक और केस ले रहा हूँ, केस नंबर 2 लिख देता हूँ मैं। बेटा लास्ट टाइम हमने ना डिस्टेंस को इंक्रीज किया था, इस बार मैं डिस्टेंस को ना डिक्रीज कर दूंगा। ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है, सिर्फ r है, इस बार मैं डिस्टेंस को ना 2 टाइम्स डिक्रीज करूंगा। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, ये m1 है बेटा और ये m2 है। ओरिजिनल डिस्टेंस इनका क्या था बेटा, r था, लेकिन इस बार मैंने डिस्टेंस को ना r ना करके r/2 कर दिया। पहला केस क्या है बेटा, डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज किया। दूसरा केस क्या है, डिस्टेंस को मैंने 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। तो नया वाला फोर्स क्या निकल करके आएगा बेटा, फोर्स तो बदल जाएगा। तो नए वाले फोर्स को हम लोग निकाल रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। देखिए कैपिटल G तो एज इट इज रहेगा, m1 m2 भी एज इट इज रहेंगे, क्योंकि हमने मासिस को चेंज किया नहीं है। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है बेटा, डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इस बार डिस्टेंस क्या है, r/2 है। तो यहाँ पे मैं r/2 का होल स्क्वायर कर दूँ। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ये कितना हो जाएगा बेटा, r² अपॉन में 4 हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि भाई फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 4g m1 m2 अपॉन में r²। अब ये चीज़ देखिए ध्यान से बेटा, ये चीज़ देखिए, ये आपको जो ओरिजिनल फोर्स है ना बिल्कुल उससे मैच कर रही है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ F न्यू इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स है। बोलने का मकसद ये है कि बेटा आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को 2 टाइम्स कम कर दिया है, तो फोर्स ना 4 टाइम्स बढ़ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने डिस्टेंस को 2 टाइम्स कम किया था। तो और होता क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अगर 2 का स्क्वायर देखेंगे तो वो 4 होगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। इमेजिन करो ये डिस्टेंस ना 3 टाइम्स कम हुआ होता, 3 से डिवाइड कर देते हैं हम इस डिस्टेंस को, तो यहाँ पे बेटा 4 की जगह क्या आ जाता, 9 आ जाता, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। बेटा ये जो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है ना, ये जो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ अच्छा इसकी पहले ना हम लोग बेटा यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा हमने फॉर्मूला ये देखा है, ये वाला है हमारे पास। तो इस जी की वैल्यू, जी है ना कांस्टेंट हमारा, इसकी हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले के अंदर बेटा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r² है। फोर्स हमको पता है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है बेटा न्यूटन। कैपिटल G की तो ऐसा यूनिट हम लोग निकाल रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं, और मास है ये बेटा ये दोनों। तो m1 कितने में होगा, ऐसा यूनिट kg में, और m2 भी कितने में होगा, kg में। और ये कितना बेटा डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और इसके ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, है ना। ध्यान से देखिए जी, ये kg और kg एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, तो ये kg का स्क्वायर हो जाएगा क्या, अपॉन में m² है बेटा। ये न्यूटन के, ये m² ना दूसरे घर में जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, m², और ये जो kg² है ये दूसरे घर में आ जाएगा नीचे डिवाइड में। राइट हैंड पे क्या बच जाएगा, सिर्फ कैपिटल G बच जाएगा। बेटा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट निकल करके आ गई है। क्या यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखेंगे,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बेटा इसकी ना हम लोगों को वैल्यू भी पता होनी चाहिए। वैल्यू जो है डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हम इसको इसकी वैल्यू को ना हम लोगों को याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ना वो यूज़ होंगे उसकी वैल्यू को याद रखना है। देखिए हम लोग अगला टॉपिक लिखते हैं, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू। बेटा इसकी वैल्यू मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है ना 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, और यूनिट हमने अभी क्या डिराइव करी है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू के आगे इसकी यूनिट भी लिखेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, 6.67 इंटू 10⁻11, है ना। और ये होती किस में बेटा, इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के अंदर ये वैल्यू है। बहुत सारे और भी यूनिट्स होते हैं हमारे पास, अगर उसको हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन हम लोग किस में पढ़ते हैं, अक्सर एसआई यूनिट में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी निकल करके आती है बेटा, 6.67 इंटू 10⁻11 ही निकल करके आती है। बेटा इसके ऊपर ना एक आध क्वेश्चन करते हैं ज़रा। सपोज करिए कि आपको ना एक सिचुएशन दी हुई है एक सिचुएशन दी हुई है, यहाँ पे आपके पास एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है और दूसरा आपके पास यहाँ पे 1 kg का ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है बेटा 1 मीटर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कर रहे होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, एक दूसरे को खींच रहे होंगे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। ये वाला इसको खींच रहा होगा, ये वाला इसको खींच रहा होगा। क्वेश्चन ये कि बेटा दोनों के बीच का जो फोर्स है ना वो आपको निकालना है। अब हमको सिचुएशन समझ में आ रही है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, m1 की वैल्यू बेटा 1 और m2 की वैल्यू भी 1 अपॉन में डिस्टेंस कितना है बेटा 1, और उसका स्क्वायर कर देंगे। इसको सिंपली लिखेंगे ना आप तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन निकल करके आएगी। बेटा इसको क्वेश्चन को करने का मकसद ये है कि आप इमेजिन करो कि आपके आसपास में ना दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जिनका वेट सिर्फ 1 kg है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, सॉरी जिनका मास कितना है 1 kg है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 1 मीटर का डिस्टेंस है। दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 1 मीटर पे रखे हुए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इसकी वैल्यू होगी। बेटा हमने अभी पढ़ा है कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है ना तो वो मोशन में आ जाता है। क्या हमको अपने आसपास में रखी हुई चीज़ें मोशन में दिखती हैं, ऐसे रखे रखे? नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं रखती हैं बेटा? क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है ना, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है। ज़रा देखो यहाँ पे 10⁻11 है, 10⁻11 है, ये बहुत बड़ा डेसिमल वैल्यू है। ये तो इतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू है कि हमको कोई भी मोशन इससे क्रिएट होता हुआ दिखेगा नहीं, है ना। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं बेटा, देखो जरा ध्यान से। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ना हमको बता रहा है कि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर है, ये मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ये मार्कर जब ये ड्रॉप हो रहा है बेटा तो अर्थ इसके ऊपर ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। ये अर्थ जो है ना इस मार्कर को नीचे की तरफ खींच रहा होगा, है ना, इस मार्कर को अपने नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा और वो फोर्स से कर रहा होगा। अब यहाँ पे हमको पता है कि ऑब्जेक्ट कितने बेटा, दो हैं, एक ये 1 किलो का ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये अर्थ है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तो हम ये कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके ऊपर बेटा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको फोर्स निकाल करके देना है इसके अंदर, है ना, आपको क्या निकाल देना है? फोर्स निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर लग जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा 1। सेकंड दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? अर्थ है, इसका मास बेटा इतना होता है 6.4 इंटू 10⁻24 अपॉन में डिस्टेंस कितना है बेटा? इस ऑब्जेक्ट, ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला होगा। ये पूरा अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा हमको इसका रेडियस तो पता है 6400 किलोमीटर होता है। अर्थ का रेडियस कितना होता है बेटा? 6400 किलोमीटर होता है, और इसका डिस्टेंस नहीं पता हमको। जैसे ये मार्कर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये जो मार्कर बेटा अर्थ की तरफ जा रहा है, ये मार्कर तो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है अर्थ से,
तो हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस ले लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस ना, ये हाइट बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये हाइट नेग्लिजिबल है। तो हम लोग डिस्टेंस कितना लेंगे, सिर्फ अर्थ का रेडियस ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, रेडियस ना किलोमीटर में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। 6400 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 64, कितने जीरो से 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 64 इंटू 10 टू द पावर 5, और यहाँ पे क्या है बेटा, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर रख देंगे। इसको कैलकुलेट नहीं करना आपको, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ बेटा। इसकी जो वैल्यू निकल करके आती है ना आमतौर पे, वो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 न्यूटन्स। फोर्स निकल करके आता है बेटा इतना, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 न्यूटन्स ये फोर्स निकल करके आएगा जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसको कैलकुलेट करना नहीं है, यहाँ पे मुझको कुछ समझाना है, जरा ध्यान से देखिए बेटा। ये जो 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज हो सकती है, पत्थर हो सकता है, बॉल हो सकता है, ये अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ इसके ऊपर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसके अंदर बेटा ये जो है ना, ये चीज मोशन में आ गई है, इसका मतलब अर्थ फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स कितना होता है बेटा, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन होता है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 10 की पावर 20 है बेटा, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू है, तभी तो ये अर्थ ना बेटा इसको अपनी तरफ खींच पा रहा है, अपनी तरफ मोशन क्रिएट कर पा रहा है। इस क्वेश्चन में देखें तो ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू थी, इतनी छोटी वैल्यू होने की वजह से इसके अंदर हमको मोशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमको मोशन ऑब्जर्व हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का फोर्स लग रहा है, एक सफिशिएंट फोर्स लग रहा है, तब जाके हमको मोशन यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको बात। अगला हम देखते हैं बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ना कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंस भी है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ना हमारे आसपास में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पढ़ते हैं जरा। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है बेटा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम अपने आसपास में देखें, हमारे अर्थ के आसपास में बेटा एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग मून कहते हैं, और वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। इसका मतलब ये है कि अर्थ ना बेटा उस मून को अपनी तरफ किसी ना किसी फोर्स से खींच रहा होता है। वही फोर्स होती है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और ये कौन एक्सप्लेन करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको एक्सप्लेन करता है। यानी कि मोशन ऑफ मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, ये कौन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। हम अगर अर्थ के बाहर और जाएं तो बेटा जितने प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं वो सारे के सारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब सन उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स से अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। हमारे आसपास में बेटा बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, इसको कौन होल्ड करके रखता है अपनी तरफ, कौन खींच के रखता है, इसको बाहर स्पेस में जाने से कौन रोक के रखता है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। बेटा नदियों में ना हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको एक्सप्लेन करता है। लिख सकते हैं हम लोग, आप इतना अभी समझने के लिए बहुत है ना। बेटा हमारा ना अगला टॉपिक है फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ना ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं तो वो अर्थ की तरफ ऐसे ही गिरता हुआ चला जाता है। और वो गिरता क्यों है अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके उसको अपनी तरफ खींचता है और उसके ऊपर कोई और फोर्स ना लग रही हो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई और फोर्स ना लग रही हो, तो इस फॉल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्री फॉल कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी हाइट से किसी एक बॉडी का फॉल करना किसके इन्फ्लुएंस के अंदर बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर, और उसके ऊपर कोई और फोर्स ना लग रही हो, इस फॉल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्री फॉल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन दिखाया है। एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है ना m है, स्मॉल m है, ये अर्थ की तरफ ऐसे गिरता हुआ चला जा रहा है। क्यों गिर रहा है बेटा, क्योंकि अर्थ इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना। तो ये इसी फॉल को हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे बेटा फ्री फॉल कहते हैं। यहाँ पे दूसरी बात समझने की है, ध्यान से देखेंगे हम लोग बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है
या नीचे की तरफ फॉल हो रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा हो, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स का सिंपल फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। इसने क्या बोला कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रही होगी तो उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा, एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स की वजह से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी बेटा। कौन सी? कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगी। ये बात हमको समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझनी है बेटा, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, ये जो ए की वैल्यू आती है ना हमेशा, वो ए की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ये अर्थ के मास के और डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात हम लोग याद रखेंगे। ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल करके आ रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ ऑन object does not depend upon mass of object। इस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड एक्सेलरेशन नहीं करेगा। ये बात हमको ये बात याद रखनी है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरी बात ये है कि बेटा सपोज करिए कि हमने ना यहाँ पे एक नहीं कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने एक साथ फॉल कराए हैं, है ना, साइमल्टेनियसली हमने इनको ड्रॉप कराया है। एक ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ बेटा, इसका मास मैं ले लेता हूँ इस बार 1 kg और इसका मास ले लेता हूँ बेटा मैं 10 kg, है ना। ये दोनों हमने साइमल्टेनियसली ऐसे ड्रॉप कर दिया, ये दोनों हमने ऐसे छोड़ दिए। हमारे बज़ाहिर हमको ऐसा दिखता है कि ये बेटा हैवी ऑब्जेक्ट है, ये 10 kg हैवी ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ पे ज़्यादा जल्दी नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा कि भाई एक्सेलरेशन जो इसके अंदर प्रोड्यूस होती है ना, जो अर्थ इसको अपनी तरफ खींचते हैं ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बोलने का मकसद ये है कि बेटा आप चाहे 1 kg का ऑब्जेक्ट ड्रॉप कराइए, 100 kg का ऑब्जेक्ट ड्रॉप कराइए या 1000 kg का ऑब्जेक्ट ड्रॉप कराइए, ये साइमल्टेनियसली अगर आप इसको ड्रॉप करा रहे हैं तो ये साथ साथ नीचे की तरफ आएंगे और एक ही टाइम पे यहाँ पे आने के बाद एक ही टाइम पे दोनों फॉल करेंगे, एक ही टाइम पे अर्थ पे स्ट्राइक करेंगे। ये बात हमको याद रखनी है ना, ये भी लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉल्स एट सेम टाइम when released simultaneously। क्यों ऐसा हुआ बेटा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, इतना बात हमको समझ में आ गई है बेटा। ये जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट से ऊपर, अगर ये दोनों साथ में नीचे की तरफ स्ट्राइक कर रहे हैं तो दोनों के अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब दोनों अगर ये साथ में स्ट्राइक कर रहे हैं बेटा, तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या बिल्कुल बराबर होगी? बिल्कुल, दोनों की एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट होगी, दोनों की एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम होगी, इक्वल होगी। इस 1 kg का ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी अगर हम a ले लेते हैं तो 10 kg का ऑब्जेक्ट भी कितना लेना पड़ेगा हमको? a ही लेना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, एक्सेलरेशन जो है ना, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ये अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वाले एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ना इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तक मैंने आपको a से रिप्रेजेंट करके दिखाया था। वो a जो है ना, हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते थे, कहाँ यूज करते थे? जहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन हो रहा होता था, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती थी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग a ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को ना स्मॉल g से डिनोट करता हूँ, स्मॉल g से डिनोट कर रहा हूँ। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे बेटा। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
बेटा इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल जी से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं। क्या इसकी कोई वैल्यू, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, क्या इसकी कोई वैल्यू होती है? बिल्कुल इसकी वैल्यू होती है बेटा, इसकी वैल्यू ना फिक्स होती है हर जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने बताया कि अगर ऊपर से हम कोई भी मास का ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉप करेंगे 1 kg, 10 kg, 100 kg, 1000 kg, तो सबके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अच्छा, इसके अंदर हमको एक बात याद रखनी है बेटा, कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि बेटा हर सेकंड ऑब्जेक्ट ना अपनी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो हर सेकंड बेटा एक सेकंड में ही अपनी स्पीड कितनी से इंक्रीज कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड। हर एक सेकंड में उसकी स्पीड बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। सपोज करते हैं यहाँ पे 1 सेकंड का ड्यूरेशन था, तो यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी। 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। उसके 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी बेटा, इसका 9.8 से 9.8 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी बेटा। इसके अंदर फिर हम लोग 9.8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 29.8 इसके अंदर अगर हम लोग ऐड करेंगे 1 सेकंड के बाद तो कितना हो जाएगा इसको ऐड करेंगे 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि हर एक सेकंड ऑब्जेक्ट बेटा इसकी अगर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो पहले उसकी स्पीड कितनी होगी, 0.0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद ये स्पीड होगी, फिर 1 सेकंड के बाद ये स्पीड होगी, फिर 1 सेकंड के बाद ये स्पीड होगी। जब तक ये ग्राउंड तक फॉल नहीं करेगा उसकी स्पीड इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी, है ना। अच्छा, आगे बात ये है बेटा, ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है ना, ये 9.8 आपने बता तो दिया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, लेकिन ये आई कहाँ से, इसके बारे में हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आई कहाँ से है, जरा यहाँ पे देखते हैं फिर से। ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो कि अर्थ की तरफ फॉल करता हुआ जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा अर्थ इसके ऊपर, है ना। ये क्या है बेटा, अर्थ है हमारा, इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास भी होगा और इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही होगी। अर्थ का बेटा अपना कोई मास होता है और इसके पास अपना रेडियस भी होता है। ये कैपिटल एम अर्थ का मास है और कैपिटल आर रेडियस है अर्थ का। अगर हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएं पहले, तो F इजिकल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है बेटा इसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल G तो एज इट इज रहेगा। m1 बेटा हमने इस वाले ऑब्जेक्ट को ले लिया है, पहले मैं मास को अर्थ के मास को ले लेता हूँ कैपिटल M और स्मॉल m ले लेता हूँ बेटा मैं ऑब्जेक्ट का मास, m1 m2 की वैल्यू रख दी। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये जो हाइट होती है अर्थ के ऊपर, जैसे मैं ये मार्कर फॉल कर रहा हूँ तो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये जो हाइट है ना बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तो ये हाइट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल होता है बेटा, इसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो रेडियस मैं डिस्टेंस कितना ले लूंगा दोनों के बीच का बेटा, रेडियस का स्क्वायर ले लूंगा, है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। दूसरी इक्वेशन बेटा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि हमको न्यूटन ने बताया था। तो न्यूटन ने क्या बताया था बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी को खींच रहा है, किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस ऑब्जेक्ट का अपना मास होगा और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। ये इक्वेशन नंबर बेटा 2 ले लेते हैं हम लोग। ये दोनों बेटा फोर्सेज ना एक ही हैं, दोनों फोर्सेज एक ही हैं। कौन से फोर्स है बेटा, अर्थ ना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे। तो हमने देखा कि भाई दोनों फोर्सेज इक्वल हैं तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 and 2 दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी बेटा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल m और a, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारे पास कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, अर्थ की वजह से, तो मैं यहाँ पे A की जगह पे G लिख दूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट का मास देखो कितना था यहाँ पे स्मॉल m, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले के अंदर स्मॉल m कहीं नहीं,
स्मॉल m कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा? अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। यहाँ पे बेटा ये सारी चीजें कांस्टेंट है। कैपिटल G की वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल M की वैल्यू, अर्थ का मास हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन भी किया था। अर्थ का रेडियस भी हमको पता है। ये सारी वैल्यूज जब इसके अंदर हम लोग पुट करते हैं ना बेटा, तो कैपिटल स्मॉल g की वैल्यू निकल करके आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ से वैल्यू निकल करके आई है। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हमने पढ़ा कि भाई स्मॉल g की वैल्यू ना कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये जो है ना बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो वैल्यू है, ये हम लोग कैलकुलेशन के अंदर भी लेंगे और हर जगह पे अर्थ पे ना कैलकुलेट करते हुए हम लोग यही वैल्यू लेते हैं। ये वैल्यू ना एवरेज होती है। सॉरी, अर्थ जो है ना बेटा हमारा ना बिल्कुल परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ये अंडाकार है, ओवल है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ना स्मॉल g की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हर जगह पे ना एक जैसी मिलती नहीं है हमको। ये थोड़ा सा ना वरी करती है, वो अलग अलग मिलती है। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा? वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल g। तो हम लोग देखेंगे बेटा कैसे कैसे वेरी करता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा अर्थ जो है ना बेटा स्फेयर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। कैसा है? थोड़ा सा ओवल है। ओवल होने का मतलब क्या होता है बेटा? इसके ना रेडियस में कुछ चेंजेस होंगे, रेडियस में कुछ फर्क आएगा। ये हिस्सा बेटा इक्वेटर होता है और ये हिस्सा पोल्स होते हैं हमारे। तो इक्वेटर पे जो रेडियस होगा बेटा वो स्लाइटली जो है स्लाइटली ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये ओवल शेप का होता है। तो ये वाला रेडियस थोड़ा ज़्यादा और ये वाला रेडियस थोड़ा सा कम होगा, यानी कि रेडियस एट इक्वेटर शुड बी ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। ये बात हमको देख के ही समझ में आ रही है, क्योंकि ओवल शेप का होता है हमारा अर्थ, है ना। तो पहला केस इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, स्मॉल g की वैल्यू एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। अच्छा, इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी है कि स्मॉल g का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्मॉल g का पहला हमने फॉर्मूला लिखा था कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। तो यहाँ से हम लोग ना स्मॉल g की वैल्यू इक्वेटर पे निकालेंगे। तो स्मॉल g एट इक्वेटर इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G तो कांस्टेंट है हर जगह पूरे यूनिवर्स में, कैपिटल M ये अर्थ का मास भी हर जगह, चाहे अर्थ का शेप कुछ भी हो, मास थोड़ी बदल जाएगा। और रेडियस हमारे पास यहाँ पे बेटा ये नॉर्मल रेडियस था, लेकिन इक्वेटर पे थोड़ा सा रेडियस ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे थोड़ा सा रेडियस ज़्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से बेटा, मैंने ना इसको, ये जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है ना, ये थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा है, थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है। तो जब रेसिप्रोकल वाली चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो नॉर्मल से, एवरेज से थोड़ा सा कम निकल करके आएगा, है ना। क्योंकि ये वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी नीचे वाली, इसका रिजल्ट उतना कम होता चला जाएगा। तो इक्वेटर पे बेटा जो स्मॉल g की वैल्यू होगी ना, वो 9.8 से थोड़ा सा कम होती है। तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल करके आया बेटा? कंक्लूजन क्या है यहाँ पे हमारा? कंक्लूजन क्या है इसका? कि इक्वेटर पे जो स्मॉल g की वैल्यू होगी स्लाइटली लेसर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ये बात आप कंक्लूड कर लेंगे, हैं। सेकंड हमारा क्या है बेटा? स्मॉल g की वैल्यू एट पोल्स, पोल्स पे स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी? जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। स्मॉल पोल पे बेटा जो रेडियस है ना, वो नॉर्मल से, वो जो एवरेज होता है रेडियस हमारा अर्थ का, उससे थोड़ा सा कम है। फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ g एट पोल, g एट पोल, स्मॉल g एट पोल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G कैपिटल M, और रेडियस हमारा बदल गया इस बार, ये क्या है बेटा? RP स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना। अब ये जो रेडियस है बेटा वो थोड़ा सा एवरेज से कम है, एवरेज से कम है। तो रेसिप्रोकल वाली चीज़ की वैल्यू अगर हम लोग कम कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बेटा बढ़ जाता है, यानी कि स्मॉल g की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है बेटा? इसका कंक्लूजन ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पोल्स पे होगी ना, वो 9.8 से स्लाइटली ज़्यादा होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्या कहीं और पे कुछ और वेरिएशन भी है? बिल्कुल वेरिएशन है, ज़रा देखेंगे आगे। हम लोग नेक्स्ट वेरिएशन देख रहे हैं बेटा। अर्थ पे ना, अर्थ के सरफेस पे स्मॉल g की वैल्यू मैक्सिमम होती है, स्मॉल g की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अर्थ के सरफेस पे स्मॉल g की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे हम लोग, स्मॉल g की वैल्यू घट जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगी हमको। और अर्थ के सरफेस से जितना हम लोग डाउन जाएंगे, ये फिर से वापस से कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे बेटा लेस हो जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? लेस हो जाएगी। तो बोलने का मकसद ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द
surface of earth and slightly lesser above and below the surface of earth। थोड़ी सी कम हो जाएगी बेटा सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने पे और अर्थ के सरफेस के नीचे आने पे, है ना। बेटा यहाँ पे हमने एक लास्ट केस और देखेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। बेटा मून पे ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से कम होती है ना, इसको हम लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा एक एक्सप्रेशन है कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन में 6। ये 6 टाइम्स कम हो जाती है बेटा, 6 टाइम्स कम हो जाती है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो स्मॉल जी की वैल्यू बेटा मून के ऊपर कुछ ऐसे निकल करके आएगी, 9.8 होता है हमारा अर्थ के ऊपर वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगी बेटा 1.2 अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। हमको याद क्या रखना है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना कम होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ के 6 टाइम्स कम हो जाता है, यानी कि 6 टाइम्स इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हम लोगों ने अपने मोशन चैप्टर के अंदर ना 3 इक्वेशंस पढ़े हैं, मैं यहाँ पे उन तीनों को लिख देता हूँ। 3 इक्वेशंस कौन से हैं बेटा, पहला v इज इक्वल्स टू यू प्लस में at, सेकेंड कौन सा है बेटा x इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, और थर्ड कौन सा है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बेटा फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए ना ये तीनों फॉर्मूले कुछ स्लाइटली मॉडिफाई कर देंगे हम लोग। बेटा फर्स्ट फॉर्मूला देखो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, v तो एज इट इज रहेगा, u भी एज इट इज रहेगा, प्लस में a की जगह पे क्या आ जाएगा g, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग के लिए एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सेकंड फॉर्मूला भी इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। बेटा फ्रीली फॉलिंग के लिए डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे s से दिखाते हैं, फ्रीली फॉलिंग के लिए डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, हाइट बन जाता है। तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ a की जगह पे क्या आ जाएगा g, और यहाँ पे t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बेटा इसी तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ये हमारे 3 इक्वेशंस हो गए फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए। बेटा हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम लोगों को कुछ रूल्स याद होने चाहिए। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में ना हम लोग कुछ बातें याद रखेंगे। नोट, सबसे पहले बेटा फर्स्ट नंबर पे अगर क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है या कोई भी ऑब्जेक्ट रिलीज किया गया है, तो उसके लिए आप लोग ना बेटा उसकी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी को या इनिशियल स्पीड को आप लोग 0 ले लेंगे। इनिशियल स्पीड को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। u की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, 0 लेंगे। सेकंड नोट आप लोग क्या याद रखेंगे बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है बेटा, सेकंड आप लोग क्या याद रखेंगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये बात ध्यान रखना आपको बेटा, वर्टिकली अपवर्ड जाने का मतलब है कि उसकी ना अब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा अगर आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऊपर जाते जाते कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ पे जाने पे इनिशियल वेलोसिटी आपने उसको दे दी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0। तो जब भी आप क्वेश्चन में बोला होगा कि थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो फाइनल वेलोसिटी या फिर स्पीड आप क्या ले लेंगे बेटा, 0 ले लेंगे। ये बात हो गई। अगली बात आपको क्या याद रखनी है कि जब भी वो बोलेगा कि ड्रॉप का केस है, ड्रॉप है या रिलीज है, तो आप उस टाइम पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे।
फोर्थ केस कौन सा है बेटा, फिर से अगर वो बोलता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बेटा ऊपर की तरफ फेंका है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो आप उस केस में बेटा स्मॉल जी की वैल्यू ना माइनस में लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बात आपको याद रखनी है। फिफ्थ केस क्या है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हैं तो वो नीचे भी तो आएगा, तो वो नीचे भी तो वापस आएगा। तो ऊपर जाने का टाइम बेटा अगर आपने स्मॉल टी लिया है तो नीचे के जाने का टाइम भी स्मॉल टी रहेगा। बोलने का मकसद ये है कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। फिफ्थ नोट आप क्या लिखेंगे बेटा, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का टाइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होते हैं बेटा तो टोटल टाइम कैसे कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऊपर जाने का और नीचे आने का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी। ये एक्स्ट्रा में बात है, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। अब हमने ये चीज़ों को लिख लिया, मोशन के हम लोगों ने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मोशन के हमने फॉर्मूले लिखे और ये 5 नोट हैं जिसको आप लोग लिखेंगे और इसको याद भी रखना है। हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कह रहा है टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 seconds टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ना हम लोग जरा सा इमेजिनेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ना बेटा ब्रिज है, एक ब्रिज है जो कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ होगा, तो यहाँ से ना किसी, और ये नीचे ना बेटा ये रिवर है, ठीक है, यहाँ से किसी स्टोन को फेंक दिया गया है, स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया है, स्टोन को ड्रॉप किया गया है और बेटा जो स्टोन नीचे वाटर के सरफेस को टच करता है ना उसमें टाइम कितना लगता है, इसका 2 सेकंड लग रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ड्रॉप किया गया है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले बोल रहा है कि ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप में मैंने आपको बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले लेंगे, ड्रॉप के केस में आप इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे। दूसरा आपको टाइम दिया हुआ है बेटा कितना, 2 सेकंड्स का टाइम दिया हुआ है। तीसरा बेटा ड्रॉप के केस में आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी बताया गया कि जी की वैल्यू आपको स्पेसिफिकली कुछ लेनी है, कितनी लेनी है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। आपको ये कह रहा है कि कितना, ये जो हाइट है ना, इस हाइट को आपको बताना है, ठीक है। तो हमारे पास बेटा 3 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 1, 2 और 3, आपको फोर्थ बतानी है। तो कोई एक इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके अंदर से हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे। बेटा इक्वेशन नंबर 1 तो हम लोग पुट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ना h नहीं होता है, वहाँ पे हाइट नहीं होता है। सेकंड और थर्ड में से कोई एक पुट करेंगे। अगर आपको थर्ड अप्लाई करना है तो यहाँ पे ना फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर टर्म भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे। क्या है सेकंड इक्वेशन, h इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर है। तो h की वैल्यू निकालनी है हमको। u कितना लेंगे बेटा, u लेंगे 0, टाइम कुछ भी हमें मतलब नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। g की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 9.8, और टाइम हमको कितना लेना है बेटा, 2 का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया। h इज इक्वल्स टू 0 प्लस में हाफ मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं 2 बार 2 मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। एक बार ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, h इज इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 19.6 मीटर। ये हाइट कितनी निकल करके आ जाएगी बेटा ब्रिज की, ये हाइट निकल करके आ गई है 19.6 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। Find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise to the highest point। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए क्वेश्चन को ये क्या कह रहा है हमसे कि एक किसी बॉल को ना ऊपर की तरफ फेंका गया है बेटा, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। जब हमने अगर इसको वर्टिकली ऊपर फेंका गया है तो हमने सबसे पहले ये पढ़ लेना है कि हमने जो नोट में सेकंड नंबर लिखा था बेटा वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड में, v की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे। यानी कि यहाँ पे आपने इसको कोई स्पीड दी हुई होगी, कोई स्पीड से आपको इसमें फेंका होगा और ऊपर जाते जाते इसकी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड में बेटा g की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे, माइनस में लेंगे। और क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है कि g की वैल्यू 9.8 लेनी है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। हमसे क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है ये,
हमने बोला, उसने बोला है कि बेटा ये ऊपर जाते जाते ना एक हाइट को अचीव कर लेता है। वो हाइट कितनी बता रहा है वो 19.6 मीटर की हाइट है, यानी कि हाइट कितनी ले लेंगे हम लोग 19.6 मीटर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड द टाइम टेकन। आपको ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है और ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा है आपको ये बताना है। यू की वैल्यू बतानी है और टाइम बताना है आपको कितना लगेगा बेटा। अब हम लोग ज़रा फोकस करेंगे, हम लोग इक्वेशंस में 2-3 इक्वेशंस हम लोगों ने लिखे हैं, उनमें से कौन सा हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एक एक करके हम लोग ये दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा यहाँ पे ना मुझको ऐसा लगता है कि हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन कौन सी है? थर्ड इक्वेशन है बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। v की वैल्यू कितनी है 0 है, माइनस u की वैल्यू आपको निकालना है इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस में 9.8 और हाइट कितना है अपने पास 19.6 है, ठीक है। अब ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचा हमारे पास माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 कितना हो जाएगा बेटा 19.6 हो जाएगा। और ये है किसमें माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा 19.6 चल रहा है। माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 कितना हो जाएगा बेटा 19.6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 19.6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। हमने u की वैल्यू तो निकाल रही है, कितनी आगे 19.6 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से इसको फेंका गया था तब जाकर के ये हाइट इसने अचीव कर ली है। अब आगे हमको क्या बताना है बेटा टाइम भी बताना है। तो टाइम के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? टाइम के लिए आप लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है बेटा v इज इक्वल्स टू यू प्लस में gt। ये हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे बेटा। क्या बोलता है फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस में gt। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा 0 इज इक्वल्स टू यू कितना निकाला हमने 19.6 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा माइनस में 9.8, सॉरी बीच में प्लस है यहाँ पे माइनस 9.8। और टाइम कितना, टाइम तो हम लोगों को निकालना है, टाइम निकल जाएगा बेटा। ये जो 0 है ये अपने घर में प्लस 19.6 है तो दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 19.6 इज इक्वल्स टू ये माइनस का 9.8 मल्टीप्लाइड बाय टी। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 19.6 इज इक्वल्स टू 9.8 अपने घर में है, ये दूसरे घर में आके डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू टाइम बचेगा आपके पास सिर्फ। ये डेसिमल प्लेसेस दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि 1998 का ना डबल होता है 196, तो ये 1 पे और ये 2 पे। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड्स। टाइम हमने कितना निकाला यहाँ पे 2 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था बेटा। ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग थोरोली पढ़ेंगे समझेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मास और वेट में डिफरेंस। मास और वेट ना ओपन वर्ल्ड में इन दोनों को एक ही चीज़ समझी जाती है, लेकिन ये साइंस के टर्म में ना बेटा दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। मास और वेट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। मास क्या होता है? मास ना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर कंटेन्ड है, कितना मैटर उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। बेटा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर उसके अंदर है उसको हम लोग क्या कहते हैं मास कहते हैं। कि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा केजी होती है। मास की ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम है। क्या मास हर जगह सेम होता है? बिल्कुल मास हर जगह सेम होगा बेटा। सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, अर्थ पे उसका मास कितना है 1 kg। अगर मून पे भी चला गया तो उसका मास कितना होगा 1 kg ही होगा। अगर मार्स पे चला गया तो उसका मास कितना होगा 1 kg ही होगा। उसका मास कभी भी बदलेगा नहीं, उसका मास कितना रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या मास कभी जीरो भी हो सकता है? बेटा मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका जो मैटर कंटेंट है, उसके अंदर रखा हुआ जो मैटर है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, उसके अंदर उसका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बेटा मास क्या होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है बेटा इसके पास एक मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है ना। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे बेटा वेट क्या होता है। वेट असल में बेटा वेट जो है ना एक तरीके का फोर्स होता है। वेट क्या होता है? एक तरीके का फोर्स है। और ये फोर्स वेट क्या होता है, अगर हम लोग अपना वेट की बात करें, इंसानों के वेट की बात, तो ये फोर्स है जो कि अर्थ ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर एक्सर्ट करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। ये एक ऐसा फोर्स होता है जिसके जरिए से
अर्थ अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचता है। तो वेट क्या होता है? हमेशा फोर्स होता है। वेट क्या होता है? हमेशा फोर्स होता है। अगर ये वेट फोर्स होता है बेटा, तो इसकी क्या कोई ऐसा यूनिट किलोग्राम से हटके होगी? बिल्कुल होगी। उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। अगर ये फोर्स है वेट, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? हमेशा न्यूटन होगी। क्या ये कांस्टेंट होता है? नहीं बेटा। अगर हमारा वेट अर्थ के ऊपर 70 न्यूटन है, अगर हम मार्स पे चले जाएंगे या मून पे चले जाएंगे तो हमारा वेट जो है ना न्यूटन 70 न्यूटन नहीं होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा। तो यानी कि हमारा वेट या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ना कांस्टेंट नहीं होता है। क्या कभी वेट जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल, हमारा वेट या किसी भी चीज़ का वेट ना जीरो भी हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा स्पेस में चला जाए, कोई इंसान अगर स्पेस स्टेशन में है, स्पेस में है, तो वहाँ पे उसका वेट ना जीरो मिलेगा हमेशा। अगर वेइंग स्केल पे वो खड़ा हो जाता है तो उसका वेट हमेशा, वेइंग स्केल उसका वेट मेजर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि वहाँ पे स्पेस में जी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। क्या वेट कैसा क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास वैल्यू भी होगी और इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा। अगर ये सब इतनी सारी चीजें बेटा, वेट अगर फोर्स है तो क्या हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स का सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि फोर्स का एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma। अगर वेट भी हमारा फोर्स है तो बेटा फोर्स की जगह पे हम लोग W लिख देंगे। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में ए क्या होता है बेटा? यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वेट का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी आ गया है। वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी अच्छा एक फॉर्मूला है, ठीक ठाक है। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन बनता है बेटा। आपको इसके ऊपर ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज हिज मास। ये पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बेटा व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून। तो हम लोग देखेंगे कि एक आदमी है जिसका अर्थ पे ना आपको वेट दिया हुआ है। क्वेश्चन पे आपको वेट ऑन अर्थ दिया हुआ है बेटा, कितना? 600 न्यूटन दिया हुआ है। वेट कितना दिया हुआ है? 600 न्यूटन। ये पूछा है कि बेटा इस आदमी का ना, इस ह्यूमन का मास कितना होगा, और आपको स्मॉल जी की वैल्यू कितना बोला है उसने कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेट का, वेट इज इक्वल्स टू mg होता है। यहाँ पे हम लोग वेट ऑन अर्थ ले लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है ना। तो हमको वेट ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है बेटा? ऑन अर्थ लिख लेते हैं। यहाँ पे ऑन अर्थ में सॉल्व कर रहे हैं हम, तो वेट ऑन अर्थ कितना लिखा हुआ है हमारे पास? 600 न्यूटन। यहाँ पे लिखेंगे 600 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास कितना है हमको निकालना है, और जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी है बेटा? जी की वैल्यू अर्थ पे है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 600 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू m। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी? 60 kg। जिस आदमी का वेट अर्थ पे 600 न्यूटन था, उसका मास कितना निकल करके आएगा बेटा? 60 kg निकल करके आएगा। आगे कह रहा है कि बेटा इसका वेट मून पे कितना होगा। तो आगे हमसे पूछ रहा है कि मून पे इसका वेट कितना होगा। इसको निकालने के लिए बेटा हम लोगों को ना एक चीज़ याद होनी चाहिए, हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन में 6। ये एक हमने अभी ये रिलेशन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, हमारे पास ये इसकी वैल्यू ये है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू mg। तो वेट ऑन मून निकाल रहे हैं हम, है ना। तो वेट ऑन मून मास इनटू में g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, क्योंकि यहाँ पर तो ये बदलेगा नहीं। ये वाले जो छोटे छोटे m लिखे हैं ना बेटा, ये मून है, और ये m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ह्यूमन। ये तो चाहे बेटा ये जो स्मॉल m की वैल्यू हमने 60 kg निकाली है, ये चाहे अर्थ पे हो या मून पे हो, ये तो कभी बदलेगा नहीं। तो वेट ऑन मून हमको निकालना है, 60 kg यहाँ पे हम लगा देंगे। और gm की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन में 6 होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू, ये 6 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 98 न्यूटन। सॉरी, यहाँ पे हम लोग ना g की वैल्यू बेटा 10 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 100 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि कोई आदमी अगर अर्थ पे उसका वेट 600 न्यूटन है, तो मून पे उसका वेट कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन उसका वेट हो जाएगा।
बेटा इसी के साथ ना हमारा ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ग्रेविटेशन चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है ना थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला टॉपिक, उसके लिए एक नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अभी तक जिसके इस वीडियो के अंदर जितना भी पढ़ाया गया है ना वो सारा का सारा हम लोगों ने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट लिखवाए गए हैं बेटा सबके नोट्स आप इसमें नोट डाउन कर लेना रजिस्टर के अंदर। और दूसरी बात इसके अंदर बहुत सारे हमने 5, 6 या 7 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो वो क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट है, उनको करने की ना प्रैक्टिस करना, बार बार ना समझ में आए तो रिपीट कर करके देखना ताकि आपको समझ में आ जाए।